हाय एवरीवन। सो गाइस, आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो ये टॉपिक एक्चुअली में इस साल आईएससी के कोर्स से हटा दिया गया है। जितना भी कैलकुलेटिंग था, नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन थी, वो सारा टॉपिक आईएससी का हटा दिया गया है, बट सीबीएसई के कोर्स में ये चैप्टर आएगा। सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जो हम काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो इकोनॉमिक्स हैं वो मेजर करते हैं कि कंट्री के जो नेशनल प्रोडक्ट है और जो नेशनल इनकम जो जनरेट हुई है उस किसी भी जो भी रेसिडेंट्स के द्वारा, तो उसके मेजरमेंट के लिए नेशनल इनकम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो जो मेजरमेंट है नेशनल इनकम का, ये क्या करता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से पता करता है कि कितना हमारा नेशनल इनकम में हमें मिला है थ्रू हमारा। इसके तीन मेथड्स होते हैं, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो उन तीन मेथड्स में हमें ये काउंट करते हैं कि हमें किस टाइप से कितना नेशनल इनकम हमें गेन हुई है। सो ये नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट है, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम टाइम टू टाइम देता रहता है। तो जो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कि एक जो साइमन कुजनेट्स करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उनको इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारे नेशनल इनकम के जो मेजरमेंट प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया था। थ्री वेज टू मेजर नेशनल इनकम। तो जो मेजर नेशनल इनकम को मेजर करने के जो थ्री वेज हैं, वो उसका जो ओरिजिनेट देखेंगे, वो देखेंगे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या था कि किसी भी जो नेशनल इनकम को देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको तीन सक्सेसिव स्टेज या फेसेस में डिवाइड किया गया था। तो उसमें क्या था कि जो प्रोडक्शन है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, किस जो प्रोड्यूसर के द्वारा विद द यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द ओनर ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और तीसरा था एक्सपेंडिचर। तो मतलब जो थ्री फेज थे, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का था, इसके तीन फेसेस थे। तो इन्हीं तीन फेसेस के बेस पर जो बाद में इकोनॉमिक्स ने नेशनल इनकम के मेजरमेंट को थ्री पॉइंट्स में, थ्री मेथड्स में डिवाइड किया। तो उसमें फर्स्ट क्या था, नेट प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड है इनकम मेथड, और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। ओके। सो पहले बात करते हैं नेट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड की। तो नेट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड क्या है कि नेट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज द सम टोटल ऑफ नेट फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड और नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर। जो नेट प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड है, वो ये मेजर करता है कि जो नेशनल इनकम है वो किसका सम है, इज द सम ऑफ टोटल ऑफ द नेट फाइनल आउटपुट। जो जितना भी हमारा फाइनल आउटपुट आया है, जो प्रोड्यूस हुआ है, और जो नेट वैल्यू ऐड हुई है, जो बाय ऑल द जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उनके द्वारा जो भी वैल्यू ऐड हुई है या जो भी फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसी उसको काउंट किया जाता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। दूसरा आता है स्टेप टू, एस्टिमेशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड बाय ईच एंटरप्राइज। थर्ड स्टेप है एस्टिमेटिंग नेट डोमेस्टिक आउटपुट। एंड द फोर्थ वन इज एस्टिमेटिंग ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सबसे पहले बात हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स में क्या आएगा कि जो नेट आउटपुट मेथड है, वो उसको चाहिए होता है कि जो नेशनल प्रोडक्ट है वो मेजर की जाए इंडस्ट्री वाइज। मतलब कि उसमें हर एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही उसका मेजरमेंट किया जाए। तो जिसमें क्या है कि जैसे जो फर्स्ट स्टेप है कि प्रोडक्शन यूनिट्स को हम क्लासिफाई करते हैं कुछ सर्टेन ग्रुप में, जिसको हम कैसे पता करते हैं, क्या जानते हैं हम उनको जानते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के नाम से। तो जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो जनरली क्लासिफाइड्स होती हैं
3 ब्रॉड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में उनके जो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं उसके बेसिस पर। तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर वो है जिसमें सारी जो भी प्रोडक्शन यूनिट हैं वो इंक्लूड होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं कमोडिटी को बाय जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करके जितना भी प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। तो ये सेक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, ये सब आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। दूसरा बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड करता है वो सारे प्रोडक्शन यूनिट को जो प्रोड्यूस करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स, जो किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस की गई हैं इन द प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है उसको यूज़ करके सेकेंडरी सेक्टर वो है जिसमें हम कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इस टाइप के कौन कौन से ये हो गए जो, जैसे कॉटन है, कॉटन से हम कपड़ा बनाते हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग कम है जिसमें जैसे, या इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है। तो ये क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो जो रॉ मटेरियल इकट्ठा हुआ है उसको कलेक्ट करते हैं। थर्ड है टेरिटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है ये प्रोवाइड्स करता है कि डिफरेंट टाइप के नॉन टेंजिबल गुड्स जिसका हम कोई मतलब उसका उसको हम कहीं से लेते नहीं है, ना तो प्राइमरी सेक्टर से ना सेकेंडरी। वो क्या है कि जो वो सर्विसेज हैं, जैसे वो अलग अलग, जैसे कोई बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट सेक्टर है, या ट्रांसपोर्ट है। तो ये किस किस में आते हैं? ये सारे आते हैं टेरिटरी सेक्टर में। और ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। जो सेकंड स्टेप है वैल्यू एडेड मेथड का, उसमें क्या एस्टिमेशन करते हैं कि जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उनके द्वारा कितना वैल्यू ऐड किया गया है एट फैक्टर कॉस्ट, उसका एस्टिमेशन किया जाता है इस वाले स्टेप में। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम जो है वो वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है। तो हमें क्या है कि हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई है बाय ईच एंटरप्राइज। तो इसमें क्या है, इसमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज में हम इंसिस्ट करते हैं कि वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को इसमें इंक्लूड ना करें, क्योंकि वो वैल्यू उसकी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में। सो इससे हम क्या है, इससे हम अवॉइड कर पाएंगे जो डबल काउंटिंग हो जाती है। तो इन जैसे कि डबल काउंटिंग जो अवॉइड कर सकते हैं, इसमें हम तब अवॉइड कर सकते हैं जो वैल्यू एडिट की जाती है ईट एंटरप्राइजेस से, उसको ऐड करके उसको लेके हम डबल काउंटिंग की एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो वैल्यू एडेड क्या है? ये वो वैल्यू है किसी भी फर्म के आउटपुट के आउट जो माइनस करता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को। सो जो नेट वैल्यू ऐड होती है एट फैक्टर कॉस्ट पे, उसका सीधा सा एक ही फॉर्मूला है कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट। मतलब कि जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं उनकी जितना भी जो प्रोडक्ट है उसको जो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय एप्रोप्रिएट मार्केट प्राइस से। तो उससे जो भी निकल के आता है वो क्या होता है? उसका वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट होता है। उसमें से हम माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड में ऐड है। तो इसका क्या है कि जो ग्रॉस वैल्यू ऐड की गई है उसमें हम से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। उसके बाद माइनस किया जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो कि जो नेट वैल्यू ऐड की गई है मार्केट प्राइस पे सारे एंटरप्राइजेस के जो द्वारा, उसमें से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को डिडक्ट करते हैं, तब हम वो जो भी वैल्यू आती है उसको हम इसमें माइनस करते हैं। उसके बाद माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो भी नेट वैल्यू एडेड है मार्केट प्राइस में से उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया जाता है। तो इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड स्टेप है इसमें एस्टिमेटिंग नेट डोमेस्टिक आउटपुट। तो नेट डोमेस्टिक आउटपुट क्या है कि जब हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जो भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं उनसे हमें जो मिलता है कि ये फैक्टर कॉस्ट है सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का, तो जो भी सम है वो टोटल ऑफ जो नेट वैल्यू एडेड हुई है फैक्टर कॉस्ट पे बाय ऑल द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसी कंट्री के, तो वो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट देती है। जो फाइनल इसका स्टेप है वो है एस्टिमेटिंग ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ये इसका फोर्थ और फाइनल स्टेप है कि हम एस्टिमेट करते हैं कितनी नेट फैक्टर इनकम हमें अब्रॉड से मिली है। तो इसको देखने के लिए नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट जितने भी हमारे जो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, उन तीनों का जो नेट वैल्यू एडेड है फैक्टर कॉस्ट में, वो सारे हम इसमें लेते हैं, उसको प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इससे हमें नेशनल इनकम मिलती है। ये स्टेप्स थे कैलकुलेट करने के नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। सो कुछ प्रिकॉशंस भी हमें लेने होते हैं जब हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो उसमें पहला प्रिकॉशन क्या है कि वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो अ, कोई भी गुड्स ऐसे हैं जो प्रोड्यूस किए गए हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसकी वैल्यू को देखना। वो कौन से, जैसे फूड ग्रेन्स हैं जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर द कंजम्पशन ऑफ उन देयर फैमिलीज, वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि जो भी गुड यूज़ किए गए हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो भी एक तरीके की इनकम ही है। तो ये इनकम, ये गुड्स क्या है, ये मार्केट में नहीं बिके गए, बट फिर भी इसलिए इनका मार्केट प्राइस नहीं है। तो इनकी वैल्यू जो है वो एस्टिमेट की जानी चाहिए और उनका पता करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, उसको फार्मिंग की है उसकी, तो वो भी नेशनल इनकम में काउंट होनी चाहिए। दूसरा इसमें पॉइंट है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ये कैसे हैं कि ये ऐसे जो हैं कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, जो हाउस होल्ड हैं या फैक्ट्री बिल्डिंग्स बाय कोई एंटरप्रेन्योर्स की है, वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए। थर्ड इसमें पॉइंट है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइडेड हाउस। तो थर्ड इसमें पॉइंट है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। तो वो इनकम भी, जो उसका जो रेंट आता है, ओनर किसी और हाउस को जो ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका जो रेंट आता है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुद के घर में रहते हैं, वो कोई रेंट पे नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, वो सारी जो हाउसिंग सर्विसेज हैं वो इंजॉय करते हैं, सिमिलर टू दोज पीपल हु आर स्टेइंग इन रेंटेड हाउसेज। तो इसीलिए जो ऐसा, ये जो भी इनकम आती है, एस्टिमेटेड रेंट है, उसको हम इम्प्यूटेड रेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, इसकी भी जो इनकम है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए। फोर्थ आता है इसमें सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स। तो ये क्या है कि जो जैसे कुकिंग, जो कोई खाना बनाती है हाउस वाइफ या बच्चों को देखती है, ये नेशनल इनकम से एक्सक्लूड होती है, क्योंकि इसका कोई इवैल्यूएशन करने का कोई तरीका ही नहीं है। ये सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो एक लव एंड अफेक्शन के बिहाफ में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, इसका कोई एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता। जो भी इसमें जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है या कंज्यूम की जाती है, वो घर के अंदर ही की जाती है और कभी भी वो मार्केट प्लेस में एंटर नहीं करती। तो इसीलिए जो इसकी जो सर्विसेज हैं उसको नेशनल इनकम से एक्सक्लूड रखना चाहिए। फिफ्थ इसमें पॉइंट है सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग कमोडिटीज और सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज। जो नेशनल इनकम मेजर होती है, वो मेजर होती है द वैल्यू ऑफ करेंटली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज पे। तो जो सेल और परचेज है एग्जिस्टिंग कमोडिटीज़ का या सेकंड हैंड गुड्स और सर्विसेज का, जैसे कोई पुरानी गाड़ी बेच रहा है या पुराना घर है, तो ये ट्रांजैक्शन कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते टू द फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन दैट करेंट ईयर। तो इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम से हमें एक्सक्लूड रखना चाहिए। और लास्ट इसमें पॉइंट है सेल एंड परचेज ऑफ बॉन्ड एंड शेयर्स। तो जो भी से परचेज होता है बॉन्ड और शेयर्स का, उनको भी नेशनल इनकम से एक्सक्लूड रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जो असेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ट्रांसफ़र हुआ है वो किसी भी असेट में कोई रिफ्लेक्शन देता है, पर नेशनल इनकम में कोई भी एडिशन इसका नहीं होता। अब जो नेशनल इनकम, जो हम वैल्यू एडेड मेथड से एस्टिमेट करते हैं, तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। तो पहला क्या है उसमें कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, क्योंकि बहुत सारे अनसोल्ड गुड्स और होती हैं जो इन्वेंट्री में ऐड होती रहती हैं। तो जो इन्वेंट्री में ये जितने भी गुड्स इंक्लूड होते हैं, ये इंक्रीज होते रहते हैं इन नेशनल इनकम, बट
ऐसी गुड्स का जो करंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज है वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इसलिए इसमें बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि जो भी इन्वेंट्री में गुड्स रखे हुए हैं उसका वैल्यूएशन कौन सा हो इन द व्यू ऑफ द चेंजेस इन देयर प्राइसेस, क्योंकि अब उनका मार्केट में प्राइस कुछ और है और जब वो प्रोड्यूस हुए थे तब उनका प्राइस कुछ और था। तो बहुत इसके वैल्यूएशन में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। दूसरा आता है एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि चाहे कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो पर उसमें जो क्या है कि वो हिस्टोरिकल जो उसका कॉस्ट है उसके बेसिस पे ऐड हुई है। तो जब कैपिटल गुड्स जब खरीदते हैं वो परचेज जो उस पे परचेज किया है उसके बेस पे वो ऐड हो या रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे ऐड हो, मतलब जब उन्होंने कोई भी गुड जो उसका कॉस्ट प्राइस था उस पे उनको ऐड करना चाहिए कि आज उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ रहा है उस पे उसको ऐड करना चाहिए। तो ये एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में बहुत डिफिकल्टी आती है। थर्ड है इसमें फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो नेशनल इनकम क्या है कि जो ये बहुत क्लियर नहीं है अबाउट कि कुछ प्रोडक्ट्स लाइक जैसे एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना एक क्लियर कट लाइन कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सा फाइनल गुड्स है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई फ्लावर देखेंगे तो वो फाइनल गुड है किसी भी एक हाउस होल्ड के लिए, बट बेकर के लिए वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो इसके जो एस्टिमेशन में प्रॉब्लम आती है। लास्ट है इसमें लैक ऑफ एडिक्वेट एंड रिलायबल डेटा, क्योंकि इसमें क्या है कि जितने भी इस केस में क्या है कि जो भी यूनियन कॉरपोरेटेड सेक्टर हैं या सब्सिस्टेंस हैं उनके लिए ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है कि जो डेटा मिल रहा है उनको वो उतना एडिक्वेट और रिलायबल है कि नहीं है। तो इससे भी नेशनल इनकम को मेजर करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब हम बात करेंगे इनकम मेथड। तो इनकम मेथड क्या है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कह सकते हैं। तो क्या है कि नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द इनकम्स जनरेटेड इन द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग नेशनल प्रोडक्ट। जो नेशनल इनकम ये कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग अप ऑल द इनकम्स, जितनी भी इनकम जनरेट की गई हैं इन द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग नेशनल प्रोडक्ट, जितने भी नेशनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो भी इनकम लगी है उसको हम जनरेट हुई है उसको ऐड करके उसको कैलकुलेट करके उससे हम नेशनल इनकम निकालते हैं। सो इस मेथड में क्या है कि इस मेथड में जो नेशनल इनकम है वो एस्टिमेट की जाती है इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, मतलब कि जो कंपनसेशन है किसी भी एम्प्लॉयज़ का या रेंट या इंटरेस्ट या प्रॉफिट उसको जो ऐड करते हैं या उससे हम इसको एस्टिमेट करते हैं। और जो भी कोई ओनर है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी किसी लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्राइज जो भी इसमें उस अकाउंटिंग ईयर में लगा है उस किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो जो फैक्टर यूज हुए हैं उसका एस्टिमेशन इस इनकम मेथड में हम करते हैं। सो व्हाट इज़ फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम रिफ़र करती है वो इनकम को जो किसी भी पर्सन ने अर्न की है एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विस। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये आपका वेजेस या सैलरी हो सकती है लेबर को, या लैंड के लिए रेंट हो सकता है, या किसी भी कैपिटल में इंटरेस्ट है, या प्रॉफिट हो सकता है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये नोट करना है कि जो फैक्टर इनकम है वो अर्न इज द ओनली अर्न इनकम, उसको भी इनकम अर्न में हम काउंट करते हैं फैक्टर इनकम को। और ये किसी भी ऐसी इनकम को इंक्लूड नहीं करती अपने में जो अर्न नहीं की गई है और जो जिससे फैक्टर सर्विसेज में हमें कोई मतलब कोई बेनिफिट नहीं हुआ उस फैक्टर सर्विसेज को, वो इनकम हम इसमें काउंट नहीं करते। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है तो वो रिसीव कर रहे हैं सीनियर सिटीजन, बट ये उनके लिए अर्न इनकम नहीं है, ये एक गवर्नमेंट का उनके लिए हेल्प है विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। अब इसमें भी जब हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड्स से कैलकुलेट करते हैं तो उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेज, सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम कैटेगरीज, estimation of domestic factor income, and the last one is estimation of net factor income earned from abroad। तो पहला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेज।
इसमें क्या है, इस फर्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस हैं जिसमें एम्प्लॉय अपना फैक्टर सर्विसेज आइडेंटिफाई करते हैं, ये एंटरप्राइजेस इसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियल ग्रुप में, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। तो ये सारे एंटरप्राइजेस हैं जिसमें फैक्टर सर्विसेज को दिया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी फैक्टर सर्विसेज कौन से एंटरप्राइजेस में यूज हुई है। और जो सेकंड स्टेज है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम कैटेगरीज। तो इसमें क्या है, इनकम, इसमें जो फैक्टर इनकम को ग्रुप किया जाता है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जो ट्रेडिशनली हम उसको क्लासिफाइड करते हैं 4 कैटेगरीज में, जो हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन। तो जिससे क्या है कि जो अकॉर्डिंगली जो फैक्टर पेमेंट है वो कंप्राइज करता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में। तो इसीलिए हाउएवर जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो होती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे होती है, और उसको हम क्लासिफाइड करते हैं इन 2 प्राइमरी फैक्टर्स, जिसको हम कहते हैं लेबर एंड कैपिटल। तो बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम लेबर और कैपिटल में को प्रोवाइड करते हैं बाय द सेम पर्सन। तो इसीलिए जो फैक्टर इनकम को हम क्लासिफाइड करते हैं इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। पहली कैटेगरी इसमें क्या है, लेबर इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो लेबर इनकम क्या है, इसको हम एक अलग नाम, इस नाम से भी जानते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये वो इनकम है जो कोई भी काम है किसी और को के द्वारा किया गया है, उसमें उसमें जो हम इनकम देते हैं दैट इज कॉल्ड लेबर इनकम और कंपनसेशन एम्प्लॉय। तो इसमें क्या है कि कुछ जो बेनिफिट्स हैं लेबर को, वो मिलने वाले जो भी उस फैक्टर इनकम के लिए उनको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसीलिए लेबर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है कि, तो पहले इसमें हम बात करेंगे वेजेस एंड सैलरी इज इन कैश। तो वेजेस और सैलरी हम उसको उसके जो भी उस अकाउंटिंग ईयर में उसने अपनी सर्विसेज, अपना जो भी काम किसी भी एंटरप्राइजेस को दिया है या अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उसको एज अ रिवॉर्ड वो सैलरी कैश में दी जाती है या फिर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। और इंक्लूडिंग इसमें क्या है, इसमें बोनस दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, या उसको रेंट अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, काफ़ी कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सेकंड है इसमें पेमेंट्स इन काइंड। पेमेंट्स इन काइंड में क्या है कि इसमें ये प्रिफर करता है कि कौन सा उसके काम के लिए उसको हम एज अ गिफ्ट, एज अ कोई भी बेनिफिट है वो हम उसको एक काइंडनेस के तौर पे दे रहे हैं, लाइक कोई रेंट फ्री एकोमोडेशन दी है, जो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। इसमें फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं कि कोई कोई फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज़ देता है, कोई बच्चों के लिए क्रैच प्रोवाइड करवाता है जिसमें वो अपने बच्चों को छोड़ के काम कर सकें, या फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। थर्ड है इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। इसको हम सप्लीमेंट्री लेबर इनकम भी कहते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो उनका सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए उन्होंने किया है, जैसे कि वो प्रोविज़न है कि रिटायरमेंट पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस है, ग्रेच्युटी है। तो ये सब क्या है, ये एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन उनको दिया जाता है टू सोशल सिक्योरिटी। एंड द लास्ट है इसमें पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो इसमें क्या है कि इसमें जो उनका रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलती है, इसमें हम इसको ओल्ड एज पेंशन में रिफ़र नहीं करते, ये रिफ़र करती है वो पेंशन पेमेंट जो उन्होंने उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। सेकेंड इसमें हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ये वो इनकम है जो अर्न की गई है फ्रॉम द ओनरशिप, मतलब जो ओनरशिप से कोई भी इनकम अर्न की जाती है या किसी भी कैपिटल को कंट्रोल करने पे जो इनकम अर्न की जाती है, उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। इसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से भी जो इनकम होती है वो भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको बेटर है इस डायग्राम से समझना कि ऑपरेटिंग सरप्लस में जो इनकम जो अर्न की जाती है वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी 3 डिवीजन होते हैं, वो है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो रेंट क्या है कि जो रेंटल पेमेंट है वो इनकम है जो लोगों को मिलती है जो अपना लैंड किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को रेंट पे देते हैं,
या उस किसी कोई अपनी बिल्डिंग है या कोई अपनी ज़मीन है उसको रेंट पे देते हैं, उससे जो भी इनकम उनको मिलती है दैट इज़ रेंटल इनकम। सेकंड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट वो इनकम है जो रिसीव की जाती है, जो किसी और को पैसा जब हम उधार देते हैं तो उससे जो भी हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलती है वो इंटरेस्ट होता है। और जो प्रॉफिट है या उसको रॉयल्टी इनकम, ये क्या है? वो इनकम जो रिसीव की जाती है, जो किसी भी आपका जो राइट्स है उसको आपने ग्रांट किया है किसी और को, और उससे जो आपको रॉयल्टी अर्न होती है फ्रॉम पेटेंट या किसी कॉपीराइट के लिए, वो उसमें जो आपको प्रॉफिट या रॉयल्टी इनकम आती है उसको हम रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। और जो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम है वो है कॉरपोरेशन टैक्स। तो कॉरपोरेशन टैक्स क्या है? ये वो है जो किसी भी कंपनी पे जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उस प्रॉफिट पे जो उन्होंने अर्न किया है। तो इससे वो उससे जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। फिर सेकंड है इसमें डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? ये भी पार्ट है उस प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स में, जो उस कंपनी में अपना शेयर होल्ड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है? कि ये वो प्रॉफिट है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। मतलब उनकी जो सारी इनकम है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो कुछ जो पार्ट है वो अपने पास सेफ रखती हैं, अपने पास संभाल के रखती हैं, उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोला जाता है। द थर्ड इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है? मिक्स्ड इनकम जो कंपोज्ड है वो लेबर इनकम और कैपिटल इनकम का कंपोजिशन है। और जो उन लोगों का जो अपना लेबर और कैपिटल सर्विसेज दोनों ही प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ऐसी इनकम क्या है? ये पार्टली लेबर इनकम है और पार्टली कैपिटल इनकम है। ये मिक्सचर है इनकम जो फ्रॉम वर्क और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड है इसमें एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। तो इसमें क्या है? इस थर्ड स्टेज में हम डोमेस्टिक फैक्टर जो इनकम हुई है उसको एस्टिमेट करते हैं। तो जो इनकम है वो पेड की गई है बाय ईच प्रोड्यूसर एंटरप्राइज, उसमें वो एस्टिमेट की जाती है बाय एडिंग टुगेदर थ्री काइंड्स ऑफ इनकम, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये तीनों इनकम जो हमने पिछले वाले स्टेप में पढ़ी हैं, इन तीनों को मिक्स करके जो उसका जो एस्टिमेशन होता है वो हमें पता करता है कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम हमारा कितना है। तो इनकम जो पेड है वो इन सारे फैक्टर्स पे और किसी भी प्रोडक्शन में और इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर है या मैन्युफैक्चरिंग है, तो इससे हम पता करते हैं बाय एडिंग द इनकम्स पेड आउट सारे एंटरप्राइजेस द्वारा इन दैट सेक्टर। तो ऐसे इनकम को हम पेड करते हैं बाय ऑल द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू गेट द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। तो जो सम है टोटल ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कैपिटल इनकम एंड मिक्स इनकम सारी प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा उसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इन दैट पर्टिकुलर ईयर, वो हमें मेजरमेंट करने देती है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। एंड द लास्ट स्टेप इज एस्टिमेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें हम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम जो हमें मिली है उससे हम नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। तो जो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से मिली है उसमें जो डिफरेंस है बिटवीन फैक्टर इनकम जो अराइज हुई है सारे फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने से, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स उसी कंट्री के टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड जो फैक्टर इनकम अराइज हुई है फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज वो रेंडर की गई है बाय देम बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेशनल इनकम हमें कैसे मिलती है? कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस कैपिटल इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इन सारों का जब हम सम करेंगे देन वी गेट नेशनल इनकम। अब हम जब नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं बाय इनकम मेथड, तो उसमें भी हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं जो उनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला है इसमें कि जो नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या है कि इसमें हम दो टाइप की जो इनकम है उनको हम इंक्लूड करते हैं, बिकॉज ये किसी तरीके की इनकम कॉन्स्टिट्यूट करती है। एक है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज।
उन दोनों इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद कुछ एक जो प्रिकॉशंस है हमें लेने पड़ते हैं। फर्स्ट है कि जित ऑल ट्रांसफ़र पेमेंट्स शुड एक्सक्लूडेड, जितने भी ट्रांसफ़र पेमेंट हैं या ट्रांसफ़र इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना होगा, उसको एक्सक्लूड करना होगा। लाइक ओल्ड एज पेंशन्स है या अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ फंड है या स्कॉलरशिप किसी स्टूडेंट्स को मिली है, तो वो सारे हमें नेशनल इनकम से एक्सक्लूड रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये रिसीव किए गए हैं बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस को रेंडर किए हुए इन दैट करंट ईयर। सेकंड इसमें बात करेंगे हम इलीगल इनकम। इलीगल इनकम जैसे कोई भी स्मगलर है या कोई ड्रग ट्रेडर है या किसी गैम्बलिंग से जो इनकम मिली है, वो हमें नेशनल इनकम से एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी इससे जो भी इनकम जो मिली है वो इलीगल एक्टिविटीज़ और अनअकाउंटेबल कंडीशन में मिली है, तो उसको हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। थर्ड है इसमें इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। जो नेशनल डेब्ट पे जो इंटरेस्ट है उसको भी हम नेशनल इनकम से एक्सक्लूड करते हैं, बिकॉज इसको हम ट्रीट करते हैं एज द ट्रांसफ़र इनकम, जो किसी भी अज्यूम की गई है कि जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है और वो यूज़ किया जा रहा है किसी कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो इसको हम ट्रीट करते हैं एज एन ट्रांसफ़र इनकम, इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम से बाहर रखते हैं। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या करता है, वो मीट करता है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से मीट करता है, तो इसीलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉन फैक्टर इनकम है। फिफ्थ है इसमें सेकंड हैंड गुड्स सेल। जो सेकंड हैंड हमारे कोई भी गुड्स हैं या बॉन्ड्स हैं या शेयर्स हैं, इससे जो सेल या परचेज से जो भी मनी इनकम रिसीव होती है उसको भी नेशनल इनकम से एक्सक्लूड रखना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी जो करंट फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज का है उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। तो ये ऐसे ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं सिर्फ ओनर के जो प्री एग्जिस्टिंग आउटपुट है उसमें रिफ्लेक्शन को, बस उसी में चेंजेस रिफ्लेक्ट करता है और कुछ ये कंट्रीब्यूट नहीं करता। सिक्स है इसमें प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट। प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कोई भी जो पॉकेट मनी दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों को, या जो कोई भी एल्डर्स हैं उनको उनके बच्चे कोई पैसा देते हैं, या एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देते हैं, तो ये सारे जो हैं ये प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, इसीलिए इनको नेशनल इनकम से एक्सक्लूड रखना चाहिए, बिकॉज ये एक मेयरली ट्रांसफ़र ऑफ मनी है बिटवीन टू इंडिविजुअल और बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स। सेवेंथ है इसमें विंड फॉल गेन्स। विंड फॉल गेन्स क्या है, ऐसी इनकम जो हमें मिली है किसी लॉटरी को खेलने से, तो ये भी हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती है। तो जब हम नेशनल इनकम को, एंड द लास्ट वन इज टैक्सेस। तो टैक्सेस क्या है कि जब नेशनल इनकम को जो हम काउंट करते हैं, तो हमें जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्लूड करने चाहिए बिफोर कॉरपोरेशन टैक्स। जब हम कॉरपोरेशन टैक्स को माइनस करते हैं उससे पहले जो जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्लूड करके वो हम नेशनल इनकम में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉरपोरेशन टैक्स है ये इंक्लूड सेपरेटली इंक्लूड नहीं हो सकता नेशनल इनकम में। सो जो टोटल प्रॉफिट है, जो भी कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स और दिए गए हैं गिवन सेपरेटली, वो इंक्लूड करने चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, एंड द थ्री कंपोनेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड सेपरेटली। और जो टैक्सेस हैं जैसे कि वेल्थ टैक्स है या गिफ्ट टैक्सेस है, ये क्या गया है, ये पे किया गया है करंट इनकम पे और या पास सेविंग पे, तो इसीलिए इनको हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मान सकते। और इनकम टैक्स जो है वो इंक्लूड होना चाहिए तब जब उसमें जो सारे टैक्सेस हैं वो डिडक्ट हो चुके हों, जैसे टीडीएस है या वेजेस और सैलरीज है, ये सारे जब उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं तो हम इनकम टैक्स को नेशनल इनकम में काउंट कर सकते हैं। अब जब हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से एस्टिमेट करते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टीज भी आती हैं। तो इसमें मेन थ्री मेजर डिफ़िकल्टीज हैं। पहली है कि मिक्स्ड इनकम।
तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है एस्टिमेट करना मिक्स्ड इनकम को, क्योंकि मिक्स्ड इनकम जो है वो अर्न की गई है बाय द यूनियन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो रिलायबल हो, क्योंकि वो जो जितने भी सेक्टर हैं वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। सेकंड है इसमें इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट है ये भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए नेशनल इनकम में, क्योंकि एज पर जो नेशनल इनकम कन्वेंशन है ये अज्यूम करता है कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग है ये यूज़ की गई है किसी अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए, किसी कंजम्पशन के लिए। तो ऐसे जो कुछ इकोनॉमिक्स के कहते हैं कि ये एक पार्ट है गवर्नमेंट बोरोइंग का, तो इसको ये किसी प्रोडक्टिव पर्पस में ही यूज़ हुआ होगा, बट इट इज़ नॉट वेरी मच श्योर कि ये किसी प्रोडक्टिव यूज पर्पस में ही यूज़ हुआ हो। थर्ड है टैक्स रिटर्न। तो जो इनकम रिसीव की गई है ये जनरली कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न से। तो जो इनकम मेथड है ये लिमिटेड यूज़ करता होता है इसका अंडर डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ द इनकम जो अर्नर हैं वो टैक्स पेयर हैं इस कंट्री में। सो इसीलिए जो इनकम रिसीव की जाती है इनकम टैक्स रिटर्न से वो उतनी एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होती। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की। तो जो थर्ड मेथड है कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का वो है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड मेजर करता है कि नेशनल इनकम को डिस्पोजिशन स्टेज पर, मतलब कि द डिस्पोजिशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है इट मेजर्स नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट्स एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग अ ईयर। ये मेजर करता है नेशनल इनकम को बाय एस्टिमेटिंग जितने भी फाइनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे उसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको एस्टिमेट करता है ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। सो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या है? फाइनल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट हैं जो परचेज किए गए हैं फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या करता है कि ये इनकर्ट करता है बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे कोई हाउस होल्ड है या गवर्नमेंट है। और अकॉर्डिंगली जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्लास जिसको हम डिवाइड करते हैं इनटू टू कैटेगरीज, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट किया गया है डन बाय द प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट विद इन दैट इकोनॉमी, तो ये एक ओपन इकोनॉमी है। सो देयर इज जो फॉरेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी एक्सपेंडिचर के वो किस फॉर्म में रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। जब हम कैलकुलेटिंग करते हैं नेशनल इनकम को बाय एक्सपेंडिचर मेथड तो उसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहला स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स। तो सबसे पहले हमें जितने भी सेक्टर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि कितने इकोनॉमिक यूनिट जो इन एक्सपेंडिचर कर रही हैं फाइनल प्रोडक्ट्स में, उनको हम डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में, जैसे कि हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरा स्टेप है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब कि किस किस चीज़ों पे हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हमें क्लासिफाइड करना पड़ता है। तो जो एक्सपेंडिचर है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का ये भी हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, estimation of investment expenditure, estimation of government final consumption expenditure and estimation of net export। अब जो हमने एक्सपेंडिचर के जो हमारे ग्रुप थे, जो कैटेगरी से उसको डिवाइड किया था, तो अब हम उसमें मेजरमेंट करेंगे कि हमारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है उसका क्या मेजरमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कंप्राइज करता है कि एक्सपेंडिचर होता है ऑन द परचेज ऑफ जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। जो कौन खरीदता है? हाउस होल्ड और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन उनको खरीदते हैं फॉर सर्विंग हाउस होल्ड, लाइक स्कूल, क्लब, चैरिटेबल, हॉस्पिटल्स, इन सब के लिए जो लोग परचेज करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं कि जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बाय द हाउस होल्ड ऑफ जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं कि जब जो वॉल्यूम है उस सेल का ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट विद देयर रिटेल प्राइसेस। और जो दूसरा मेजरमेंट है इसमें वो है एस्टिमेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो एडिशन होता है फिजिकल स्टॉक, जितने भी कैपिटल गुड्स का है, जैसे कि मशीनरी है, फैक्ट्रीज है, और एडिशन करते हैं कि जो फर्म्स की इन्वेंट्रीज है ऑफ गुड्स ड्यूरिंग दैट गिवन पीरियड। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है जो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स का। जो कैपिटल गुड्स क्या है, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी फर्म के द्वारा, और उनको जो लाया जाता है बाय फर्म्स या बाय हाउस होल्ड और बाय द गवर्नमेंट। सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ये वो एक्सपेंडिचर है जो किसी भी नया प्लांट या मशीनरी या किसी इक्विपमेंट है या फैक्ट्रीज है, इसके परचेसिंग में जो इन्वेस्ट किया जाता है। और ये जैसे जो इसका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये फर्स्ट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये वो है कि जो चेंज करते हैं किसी भी इन्वेंट्रीज में ऑफ द जो भी फर्म है, वो चाहे वो वेयर हाउस है या गुड्स ऑन जो भी उसके स्टोर शेल्फ्स हैं या ऑन शोरूम फ्लोर्स हैं या सेमी फिनिश गुड्स हैं, उस पे जो भी ये लोग चेंजेस करते हैं, और इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेंट्रीज को हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे। थर्ड है इसमें एक्सपेंडिचर ऑन रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो एक्सपेंडिचर हैं किस परचे वो होता है किसी भी नया हाउस जो कोई हाउस होल्ड खरीदता है, या कोई लैंडलॉर्ड, इस तरह, मतलब ये थर्ड कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है कि जो भी रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये एस्टिमेट करता है कि कितनी टोटल मनी स्पेंड हुई है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। थर्ड जो कैटेगरी है इसमें, वो है एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो टू टाइप्स के होते हैं। करंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब दैट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट जनरली करती है विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसीलिए उसको हम जनरल गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में लेते हैं। और जो फाइनल एक्सपेंडिचर जनरल गवर्नमेंट, उसको हम कैसे करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से भी वी कॉल दैम। तो ये कंसिस्ट करती है एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एक्सपेंडिचर, या मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के पे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे इसमें काउंट होते हैं। सो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को सेल नहीं करती है, ऐसी सर्विसेज को मार्केट में सेल नहीं करती है, इसीलिए कभी कभी ये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का चार्ज करते हैं एज फी फ्रॉम उस इंडिविजुअल्स पे जिनको ये सर्विसेज मिल रही हैं। मतलब कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लेते हैं पेशेंट से, या गवर्नमेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत ही नॉमिनल फीस लेते हैं स्टूडेंट्स से। अब फोर्थ इसमें पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट। तो जो फाइनल स्पेंडिंग आइटम है वो है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या है कि ये डिफरेंस है बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट हुई हैं अदर कंट्री से, एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इम्पोर्ट हुई हैं दूसरी कंट्री से। तो किसी भी ओपन इकोनॉमी में एक कंट्री का ट्रांजेक्शन होता है सारे, मतलब विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए सारे जितने भी अदर थिंग जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स है वो गुड्स और सर्विसेज का, तो वो इसमें हम काउंट करते हैं। तो ये पता चलता है कि एस्टिमेशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट। और इधर ये डायरेक्ट भी परचेज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है गुड्स और सर्विसेज का इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय नॉन रेसिडेंट्स हाउस होल्ड, लाइक जो फॉरेन टूरिस्ट हैं या कोई और हैं। तो ऑन द सेम कि क्या है कि कंट्री इंपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप के गुड्स और सर्विसेज किसी और कंट्री। फोर्थ इसमें स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जितने भी टोटल ऑफ 4 आइटम्स हैं, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट, इसका जो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर आता है जो इसी वो हमें देता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसीलिए ये पार्ट है एक्सपेंडिचर का, ये रिप्लेस करता है वोन आउट कैपिटल को। तो जो अमाउंट नेसेसरी है फॉर रिप्लेसमेंट, वो उसको वो क्या बुलाते हैं, हम उसको डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए जब हम डेप्रिसिएशन को जीडीपी एट मार्केट प्राइस से डिडक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस
को डिडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. And in the last step, net factor income earned from abroad is added to net domestic product at factor cost, जिससे हमें net national product at factor cost और national income मिलती है. So y is equal to c plus I n plus g plus x minus m minus nit plus nfia. तो y यहाँ रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को. तो जब हम C यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्लस करते हैं आई एन इज इक्वल टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो जब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस किया जाता है, देन जी रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, वो इसमें प्लस करते हैं. देन ब्रैकेट में जब हमारा x माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है उनको उनकी वैल्यू को माइनस करके जो हमें मिलता है दैट इज नेट एक्सपोर्ट. तो वो जब हमें मिलता है वो हम उसमें प्लस करते हैं. उसके बाद माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें भी प्लस किया जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. देन वी विल गेट नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड. अब सेम कि जब नेशनल इनकम को हम एक्सपेंडिचर मेथड से एस्टिमेट करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है ऑल फाइनल प्रोडक्ट शुड बी इंक्लूडेड. मतलब कि जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड होने चाहिए, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंडिचर किया गया हो उस पर या नहीं. क्योंकि बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो परचेज नहीं किए जाते फ्रॉम द मार्केट, और इसीलिए उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं पता चलता. तो लेकिन फिर भी उनको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए. और जो गुड्स हैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए बने हैं, जैसे जो फार्मर हैं वो अपने फूड ग्रेन, अपने फैमिली के लिए जो फूड ग्रेन ग्रो करते हैं, उसको भी हमें नेशनल इनकम में काउंट करना चाहिए. सेकेंड, इसमें एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज एक्सक्लूडेड. तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे जो जो एक्सपेंडिचर हुए हैं वो हमें इसमें एक्सक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड्स की वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है फाइनल गुड में एज द पार्ट ऑफ द मार्केट प्राइस. जो हम मार्केट से उसको परचेज कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं उसमें वो ऐड ऑलरेडी हो चुकी है. तो इसीलिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के प्राइस को जो भी एक्सपेंडिचर है वो उसमें से एक्सक्लूड कर देना चाहिए. थर्ड है ऑल एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड. तो नेशनल इनकम को जब मेजर करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स है जो उस करेंट ईयर में प्रोड्यूस की गई है उसको हम काउंट करते हैं. तो थर्ड है इसमें ऑल एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड. क्योंकि जो नेशनल इनकम को जब मेजर करते हैं तो जो जो गुड्स उस करेंट ईयर में प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी वैल्यू को हम उसमें काउंट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं. तो जो एक्सपेंडिचर हुए हैं सेकेंड हैंड गुड्स पे वो केवल रिफ्लेक्ट दिखाते हैं ट्रांसफ़र इज द इन द ओनरशिप ऑफ दीज गुड्स. तो इसीलिए वो अपना कोई भी उनका जो कंट्रीब्यूशन नहीं होता उस करंट फ्लो में, तो इसीलिए उनको एक्सक्लूड रखना चाहिए नेशनल इनकम से. फोर्थ है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल असेट्स शुड बी एक्सक्लूडेड. जितने भी फाइनेंशियल असेट्स हैं, और फोर्थ है इसमें एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल असेट्स शुड बी एक्सक्लूडेड, जैसे कि शेयर्स है, बॉन्ड्स हैं, इनको भी नेशनल इनकम से एक्सक्लूड रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ओनरशिप का ट्रांसफ़र रिफ्लेक्ट दिखाते हैं और कुछ नहीं. और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसमें लास्ट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड. क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं वो पेमेंट्स हैं जो किए गए हैं बिना किसी फैक्टर सर्विसेज का यूज़ किए हुए. तो क्योंकि उस करंट पीरियड में ऐसे पेमेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कोई भी कुछ एक सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे, पर वो करंट प्रोडक्शन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते. तो इसलिए ट्रांसफ़र पेमेंट्स इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. इनको हम एक्सक्लूड रखते हैं नेशनल इनकम से. और सेम डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जैसे बाकी सारे मेथड्स में आती हैं कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंजेस, कि क्या क्या इन्वेंट्री में क्या रह गया है, उसके आज का प्राइस क्या है, पहले का प्राइस क्या है. तो उस सब में भी हमें पता नहीं चलता, तो उसका वैल्यूएशन पता करना बहुत कभी कभी डिफ़िकल्टी आती है. और ये मेथड जो है एक्सपेंडिचर मेथड, ये डिफ़िकल्ट है अप्लाई करने में इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, बिकॉज इसमें क्या है कि एडिक्वेट डेटा हमारे पास नहीं है अबाउट एक्सपेंडिचर.
तो नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की मेजर की जानी चाहिए बाय ऑल द थ्री मेथड्स सेपरेटली, क्योंकि हर एक मेथड जो है वो एक प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट व्यू ऑफ द इकोनॉमी। सो इसीलिए कि किस कौन से फेज पे नेशनल इनकम को हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम डिफरेंट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम को यूज़ कर सकते हैं। जो और अगर नेशनल इनकम को हम देखते हैं प्रोडक्शन फेज में कि एज द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स उसमें क्या क्या है, तो हमारा कौन सा मेथड यूज़ होगा, नेट आउटपुट मेथड इसमें अच्छा रहेगा। और अगर हम एनालाइज करते हैं नेशनल इनकम को, द डिस्ट्रीब्यूशन फेसेस ऑफ नेशनल इनकम, कि कैसे नेशनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो इसमें हमारा इनकम मेथड यूज़ होता है। और अगर हम नेशनल इनकम को व्यू करते हैं इन इट्स एक्सपेंडिचर फेज, कि लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसा है इकोनॉमी में, तो एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है इसमें। तो इसीलिए हर एक मेथड एक डिफरेंट व्यू देता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। सो गाइस, दिस वाज माय वीडियो ऑन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय डिफरेंट मेथड। I hope you like my video. So please like and subscribe my channel. I'll meet you on my next video. Till then, bye bye. Take care.